अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं शाहीन जरीन फ्रॉम मॉडर्न तक्षशिला। आज हम लोग सॉल्व करेंगे WBCS प्रीलिम्स के आने वाले जो एग्ज़ाम्स है उसके मॉक एग्ज़ाम्स हुए थे, हम लोगों ने मॉक टेस्ट लिया था। उसी के क्वेश्चन पेपर हम लोग सारे बच्चों के साथ शेयर करेंगे। जो बच्चे हम लोगों के साथ ऑफलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। इसीलिए आप लोग आराम से बैठ करके ये वीडियो देखिए और साथ साथ सॉल्व करते चलिए। और एक एक डिटेल्स जो है मैं आप लोगों को क्या करूँगी, बताती जाऊँगी। आप लोग हर चीज़ पूरे क्वेश्चंस को, इंग्लिश के पेपर मैं सॉल्व करवा रही हूँ तो इंग्लिश की पूरी क्या होगी, आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। 25 क्वेश्चन कम से कम एटलीस्ट आप लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी नॉलेज आप लोगों को मिल जाएगी। ऑप्शंस के बारे में भी मैं थोड़ी डिस्कस करूँगी तो सारे ऑप्शंस को भी आप लोग समझेंगे। इस तरीके के कोई क्वेश्चन बाहर आएंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। मॉक टेस्ट सॉल्व करने से क्या होता है कि एग्जाम्स की जो मिस्टेक होंगे एग्जाम्स में वो आप लोग यहाँ पे रेक्टिफाई करते चलेंगे ताकि एग्जाम्स के दौरान आप लोगों के मिस्टेक्स ना हो। ठीक है। इस पूरे मॉक टेस्ट के दूसरे जो पेपर्स है, GS वगैरह के, मैथ्स के, रीजनिंग के जो पेपर है वो हमारे दूसरे फैकल्टीज़ ने सॉल्व करके अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वो वीडियो भी देखना ना भूलें। ये वीडियो भी ज़रूर देखें, साथ में हम लोगों के चैनल सब्सक्राइब करें। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन में क्लिक कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक भी करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि नॉलेज जो है जितनी शेयर करेंगे उतनी हम लोगों की इंडिया बढ़ेगी। इसलिए आप लोग क्या करें कि जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं वो दूसरों से भी शेयर करें। कंपटीशन डेफिनेटली है लेकिन शेयर करने से क्या होगा कि दूसरों की नॉलेज भी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोगों के पहले क्वेश्चन से। इंग्लिश के फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, फिल विद द राइट फ्रेजल वर्ब। राइट, क्या करना है, एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है उसमें फ्रेजल वर्ब को पुट करना है। पहले क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द डिटेक्टिव सडनली ब्लैंक अ यूजफुल क्लू। द डिटेक्टिव सडनली ब्लैंक अ यूजफुल क्लू। उस ब्लैंक में हम लोगों को क्या करना है, फ्रेजल वर्ब डालना है। चार ऑप्शंस दिया है जो आप लोगों को जैसे दिया रहता है एग्जाम्स में भी। फर्स्ट इज गेव इन, देन केम अक्रॉस, सी इज फिल अप, फिल डाउन। यानी कि हम लोगों को इस ऑप्शन से क्या लग रहा है कि हम लोगों को फ्रेजल वर्ब इस तरीके का जितना रहेगा उसके लिस्ट को थोड़ा पढ़ना होगा, क्योंकि पढ़ेंगे तभी हम लोगों को इसकी मीनिंग मालूम हो जाएगी। अगर मीनिंग मालूम रहेगी तो आराम से हम लोग फिल कर सकते हैं। तो पहला क्या है हम लोगों का, गेव इन। गेव इन क्या होता है कि हम लोग किसी तरीके से, गेव इन का मीनिंग होता है कि कोई फाइट हो रही है या कोई आर्ग्यू हो रहा है उसमें गिव अप कर देना, छोड़ देना। अपनी डिफीट को क्या कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि हाँ चलो मेरी ही गलती थी, मैंने ही किया था। तो यहाँ पे द डिटेक्टिव सडनली, क्या ऐसा तो कुछ नहीं है, वो मानेगा नहीं। उसको ऐसा लग रहा है इसमें ऑप्शन में क्या होना चाहिए कि कोई एक चीज़ जो है, कोई क्लू है जो उसके लिए यूजफुल था, डिटेक्टिव के लिए कोई केस के रिगार्डिंग, वो उसके लिए यूजफुल वो फाइंड आउट किया है। तो ये मीनिंग आना चाहिए, यानी कि गेव इन तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर आते हैं केम अक्रॉस। केम अक्रॉस का मीनिंग क्या होता है कि अचानक से कोई चीज़ आपको मिल जाना, अचानक से किसी से मुलाकात हो जाना भी हम लोग उसमें केम अक्रॉस करते हैं। टू फाइंड समथिंग या फिर टू मीट समवन सडनली, कोई चीज़ अचानक से अगर मिल जाता है उसका मीनिंग होता है केम अक्रॉस का। ठीक है, तो यहाँ पे ये लग रहा है कि पॉसिबल है कि कोई यूजफुल क्लू जो है केम अक्रॉस हो गया, लेकिन ऐसी गलती आप लोग नहीं करेंगे कि एक जहाँ पे वर्ड मिल जा रहा है तो फट से उसको डाल देंगे। दूसरे ऑप्शंस भी देखेंगे कि बहुत सिमिलर ऑप्शंस जो है एग्जाम्स में दिए हुए रहते हैं, तो जो एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट होता है हम लोगों को वो लिखना रहता है। तो चलो ये एक होल्ड पे रखते हैं कि केम अक्रॉस एक वर्ड है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन इज फिल अप। चेक करते हैं हम लोग चारों ऑप्शन। फिल अप, फिल अप का मतलब ही है, आप लोगों को समझ में आता है कोई चीज भरना, फिल करना, फिल अप द ब्लैंक्स जो हम लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं, यू नो द मीनिंग फिल अप। फेल डाउन, फेल डाउन इज द पास्ट टेंस ऑफ फॉल। तो फॉल डाउन का मतलब क्या होता है, फॉल डाउन का मतलब होता है कि एक तो गिर जाना होता है, सबको पता है, लेकिन एक्चुअली जब थोड़ा से और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग तो फॉल डाउन, फेल डाउन का एक और मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है कि किसी की कोई एक्सपेक्टेशन है या फिर किसी की कोई रिक्वायरमेंट है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी नहीं कर पाते हैं, तब वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं फेल डाउन का। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हम लोगों का जो ऑप्शन हम लोगों को लगा था कि केम अक्रॉस, वही हम लोगों को एप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि बाकी जो तीन ऑप्शन है उसके आसपास भी नहीं जा रहे हैं। देन हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोगों का जो राइट ऑप्शन है वो है केम अक्रॉस। ओके,
सॉरी, सम प्रॉब्लम। आइए, जो हम लोगों का राइट ऑप्शन इज केम अक्रॉस। पेन ले लेते हैं। हम्म यहाँ पे हो रही है थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी सी ग्लिच। ग्लिच इज़ व्हाट? किसी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं ग्लिच। तो यहाँ पे हो रही है थोड़ी सी ग्लिच। ओके, नाउ दिस वन इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, अब ये प्रॉब्लम ठीक हो गई। नाउ अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। हम लोग की सेकेंड क्वेश्चन क्या है? देयर वॉज नो ब्लैंक इन द रेन। अगेन इसमें भी हम लोगों को क्या डालना है? फ्रेजल वर्ब डालना है। चार ऑप्शन है हम लोगों के पास। देयर वॉज नो ब्लैंक इन द रेन, रेन में कुछ नहीं होने की बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हम लोगों का? लेट इन। सब देखिए लेट से स्टार्ट। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? सब अलग अलग वर्ब थे, उसके साथ फ्रेज बने हुए थे, लेकिन यहाँ पे क्या है? सब लेट से है। यानी कि इस तरीके से हम लोगों को पढ़ना होगा। एक वर्ड की एक वर्ब अगर रहेगी, उस वर्ब से बने बहुत सारे जो फ्रेजल वर्ब है उसको पढ़ना होगा, क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं। तो लेट इन है। लेट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट क्वेश्चन, सब लेट से, तो लेट का मतलब हम लोग को पहले मालूम हो जाना चाहिए। लेट का मतलब होता है कि टू अलाउ। एकदम याद रखिए, लेट का मतलब ही होता है टू अलाउ। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट ऑप्शन इज लेट इन। लेट इन मतलब इन का मतलब अंदर। तो हम लोग किसी को क्या करेंगे? अंदर आने की अलाउ करेंगे, या फिर किसी मैटर में इन्वॉल्व होने के लिए अलाउ करेंगे। तो वहां पे हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं? लेट इन का। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे देयर वॉज नो लेट इन इन द रेन, ऐसा कोई ऑप्शन जा ही नहीं रहा है। तो हम लोगों का ये क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। देन हम लोग मूव करेंगे लेट ऑफ की तरफ। लेट ऑफ का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे ना एक मिस्टेक है। ये ऑफ है, ये ओनली ऑफ नहीं होता है। लेट ऑफ एक्चुअली जो होता है डबल ऑफ के साथ होता है। तो आप लोग इस ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिए, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी। लेट ऑफ है। तो लेट ऑफ का मीनिंग एक्चुअली क्या होता है? ऐसे लोग जो कुछ गलत काम करते वक्त पकड़ा गए हैं और उनको छोड़ देना। होता है ना कि पुलिस ने फाइंड आउट कर लिया कि ये चालान काटना है इसको। जो हम लोग रोड पे क्या देखते हैं कि गाड़ी जो है स्पीड चला रहा था, स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मालूम चल जाता है कि क्राइम किया है, लेकिन फिर भी उसको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, जाने दे देते हैं। तो वहीं पे ये टर्म्स यूज़ होता है लेट ऑफ। ठीक है, तो देयर वॉज नो लेट ऑफ इन द रेन। नहीं नहीं, बिल्कुल रॉन्ग लग रहा है। कोई ऑप्शन इस सेंटेंस के संग मैच जा ही नहीं रहा है, तो ये भी हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। देन वी विल गो विथ लेट अप। लेट अप का मीनिंग क्या होता है? स्लो हो जाना। कोई चीज़, किसी की चीज़ की जब इंटेंसिटी होती है, जो बहुत स्पीड में कोई चीज़ हो रही होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाती है, यानी कि उसकी इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से देखेंगे अपने फिल इन द ब्लैंक्स के साथ जा रहा है कि नहीं। देयर वॉज नो ब्लैंक इन द रेन, देयर वॉज नो लेट अप इन द रेन। हाँ, हो सकता है। यानी कि रेन बहुत तेज हो रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गई है? इसकी इंटेंसिटी कम नहीं हुई है। नो, टर्म इज यूज नो। नो लेट अप मीनिंग कि उसकी इंटेंसिटी जो है क्या है? कम नहीं हुई है, लग रहा है। हो सकता है। फिर भी होल्ड रखेंगे, डी ऑप्शन भी हम लोग देखेंगे। द डी ऑप्शन इज लेट गो। लेट गो का यूज तो हम लोग ऐसे ही करते हैं कि किसी चीज को जाने देते हैं, रिलीज, फ्री। कोई चीज को छोड़ देना, ध्यान नहीं देना उस पर, कि चलो हो रहा है, होने दो, करने दो। यही टर्म्स में लेट गो करते हैं। तो देयर वॉज नो लेट गो इन द नहीं, हम लोग तो फ्री नहीं कर रहे, स्केप नहीं कर रहे, उसको रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए लेट गो इन द रेन नहीं होगा। देन हम लोगों का बच क्या रहा है? लेट अप, यानी कि लेट अप इज द राइट ऑप्शन। चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन अ मोमेंट ऑफ हरी द फाइल्स हैड बीन ब्लैंक बाय हैमिल्टन। ठीक है, ये भी हम लोगों का क्या है? फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब में हम लोग का फिर से चार ऑप्शन गया। देखिए यहाँ पे जो चार ऑप्शन है, यहाँ पर भी क्या है? कास्ट के साथ ही है, यानी कि एक ही वर्ड्स के संग अलग अलग प्रेप यूज करके जो फ्रेजल वर्ब बनता है वो हम लोगों को क्या करना होगा? डन करना होगा। ऊपर में जैसे कि गेव इन, केम अक्रॉस, फिल है ना, तो गेव इन के अलावा गेव अप भी होगा, बहुत सारे और भी फ्रेजल वर्ब होंगे। तो एक वर्ड्स के संग जो बहुत सारे हैं वो हम लोग को थोड़ा लर्न करना होगा।
ये एक सैम्पल भी आप समझ सकते हैं कि हम लोग एक आइडिया दे रहे हैं कि किस तरीके के वर्ड्स को आपको पढ़ना होगा, वो भी आप पढ़ते जाइएगा। आइए, तो हम लोग सारे वर्ड्स यहाँ पे देखते हैं। क्या क्वेश्चन था? इन अ मोमेंट ऑफ हरी, कि जल्दबाजी में द फाइल्स हैड बीन, फाइल को क्या किया गया है? कुछ हुआ है। क्या हुआ है? बाय हैमिल्टन, हैमिल्टन के थ्रू। पैसिव है ये सेंटेंस। क्या है? बाय हैमिल्टन है, हैड बीन लगा है, तो ये पैसिव का सेंटेंस है। नाउ यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज होता है। मीनिंग समझते हैं पहले। कास्ट अबाउट, कास्ट अबाउट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का सर्च करना। सर्च, कैसे सर्च करना? मीन्स काफ़ी टाइम से हम लोग किसी चीज़ की तलाश में है, और एक वाइडली मीन्स कंटिन्यूएशन है, बहुत लंबे टाइम से उस चीज़ की सर्च करें। सपोज कर लीजिए कि किसी जॉब की तलाश में है और काफ़ी लंबे टाइम से हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कास्ट अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि स्पेंट ईयर्स कास्टिंग अबाउट फॉर अ करियर। शी स्पेंट ईयर्स फॉर कास्टिंग अबाउट फॉर अ करियर, मीन्स एक करियर के लिए वो जो है कि बहुत साल तक अपना कास्ट की गुजार दी है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं फिट आ रहा। द फाइल्स हैड बिन कास्ट अबाउट बाय हैमिल्टन, नहीं। फाइल का कोई फाइल है, उस फाइल्स का लेकर के ही कुछ हुआ है, तो यहाँ पे कास्ट अबाउट नहीं जा रहा है, तो ये ऑप्शन हम लोग क्या करते हैं? रॉन्ग कर देते हैं। फिर हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? कास्ट आउट। कास्ट आउट का मीनिंग क्या होता है? कास्ट आउट, आउट वर्ड से ही समझ आ रहा है ना, कि हटा देना, किसी को बाहर कर देना। वहीं से मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर लेना आप लोग। कुछ कुछ हो जाता है, सारे के सारे नहीं होता है। जैसे कि कास्ट अप से यहाँ पे ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे फिल अप था तो अप से ऊपर नहीं जा रहा था, ठीक इसी तरीके से, बट यहाँ पे जा रहा है, तो आप लोग समझ के रखो मीनिंग। कास्ट आउट, आउट का मतलब ही बाहर। किसी चीज, किसी इंसान को या फिर किसी चीज को हम लोग क्या करते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं किसी प्लेस से, किसी ग्रुप से, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? कास्ट आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं। द फाइल्स हैड बीन कास्ट आउट होगा, लग रहा है कि फाइल्स को ग्रुप से हटा दिया गया। फर्स्ट तो फाइल्स है, तो कास्ट आउट कैसे होगा? किसी इंसान को या फिर लिविंग बीइंग को हम लोग हटा सकते हैं, कास्ट आउट एक्सक्लूड करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे कास्ट आउट नहीं होगा। फिर आता है कास्ट अप। कास्ट अप का मीनिंग क्या होता है? सुना होगा आप लोगों ने ये वर्ड को बहुत बार, कास्ट अप। अक्सर न्यूज़ में हम लोगों का ये वर्ड आता है कास्ट अप का, कास्टिंग अप। तो कास्टिंग अप का माने होता क्या है? कास्टिंग अप का माने होता है कि किसी इंसान, कोई एक पर्टिकुलर इंसान है, उसका कैरेक्टर जो है निगेटिव है, और उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? पिक्चर में ला रहे हैं, बता रहे हैं। ये होता है उसका निगेटिव जो उसकी कैरेक्टर है, या उसकी निगेटिव जो फीचर्स है, उसको हम लोग सामने ला रहे हैं, सबके सामने उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं उस चीज़ को। ये होता है कास्ट अप। तो द फाइल्स हैड बिन कास्ट अप, नहीं, नहीं जा रहा है ना। देन बच रहा है हम लोगों का कास्ट असाइड। तो अब चांसेस यही है कि कास्ट असाइड ही होंगे, लेकिन कास्ट असाइड की मीनिंग भी हम लोग समझते हैं कि कास्ट असाइड का मीनिंग होता क्या है। कास्ट असाइड का एक्चुअली मीनिंग होता है किसी चीज़ को हटाना। असाइड, सी यहाँ पे टर्म्स है ना, असाइड। ये असाइड टर्म से ही आप लोग क्या कर सकते हैं? थोड़ी सी मीनिंग समझ सकते हैं। याद रखने के लिए जस्ट लाइक कास्ट आउट, कास्ट असाइड, ये दोनों मीनिंग जा रहा है कास्ट अप में, लेकिन ऐसा था नहीं, तो इसीलिए जो नहीं है वो डायरेक्ट है, और जो है उसको समझ के रखने के लिए ठीक है। कास्ट असाइड क्या होता है? कास्ट असाइड मतलब किसी चीज़ को क्या करेंगे हम लोग? रिजेक्ट कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे मीनिंग आ रहा है, इन अ मोमेंट ऑफ हरी द फाइल्स हैड बीन कास्ट असाइड बाय हैमिल्टन। मीन जल्दबाजी में क्या हुआ है? फाइल जो है डिस्कार्ड हो गया। काफ़ी फाइल्स होंगे, उस फाइल्स में कुछ ढूंढा जा रहा होगा, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हो वो क्या हो गया होगा? डिस्कार्ड कर दिया गया होगा, क्योंकि हरी में, इन अ मोमेंट ऑफ हरी, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन विल बी कास्ट असाइड। चलिए, वन मोर अगेन, यहाँ पे थोड़ी सी अलग है। देखिए यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स था, और उसके साथ हम लोगों को क्या करना था? फ्रेजल वर्ब को फिल करना था। नाउ यहाँ पे ऑलरेडी फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है, और उसकी मीनिंग हम लोगों को देखना है। एक चीज़ और अच्छा है, द थिंग इज यहाँ पे एक मीनिंग दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, ले ऑफ कैन मीन टू स्टॉप वर्किंग एंड ऑल्सो। एक मीनिंग जो है यहाँ पे ऑलरेडी आपको ले ऑफ का दिया हुआ है। ये ना चेरी ऑन दी केक वाली हाल है, कि आपको एक ऑप्शन के लिए सामने में ऑलरेडी एक मीनिंग दे दिया है, और बस उसकी सिनोनिम्स निकालनी है।
तो ले ऑफ का एक मीनिंग ऑलरेडी दिया है, टू स्टॉप वर्किंग। जब टू स्टॉप वर्किंग है मीन्स किसी काम को करने से हम लोग क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो उसी के सिमिलर मीनिंग्स हम लोग को ढूंढना होगा। टू लीव वालों पहला देखते हैं, टू गो ऑन स्ट्राइक, स्ट्राइक पे चले जाना, ये सबको समझ आ रहा है कि स्ट्राइक पे चले जाना क्या होता है। फिर भी हम लोग पहले सारे ऑप्शंस देखेंगे। टू लीव अलोन, छोड़ देना, नहीं, काम से तो इसका कोई मतलब नहीं है। द थर्ड इज स्प्रेड आउट, फैलना, किसी चीज़ का फैलाना या फैलना, ये भी नहीं है। टू गो टू स्लीप, हाँ, काम को छोड़ के जाने के बाद सोतना तो है, लेकिन इससे सिमिलर नहीं है। ये एक अलग फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन है, ठीक है। सोना एक अलग फंक्शन है और काम को छोड़ना एक अलग फंक्शन है। इसके करने के बाद ये कर सकते हैं, बट ये ऑप्शन राइट नहीं है। सेम एज स्प्रेड आउट भी नहीं होगा। टू लीव अलोन, किसी को छोड़ के जाना, ये भी नहीं होगा। बच क्या रहा है, टू गो ऑन स्ट्राइक। थोड़ी सी हम लोग लॉजिक यूज करेंगे, स्ट्राइक पे भी क्या करते हैं, काम से हम लोग रुकते ही है ना, तो यहाँ पे भी तो वही लिखा है, टू स्टॉप वर्किंग। स्ट्राइक कहाँ करते, कोई काम करते करते हम लोग उस चीज़ को छोड़ देते, नहीं करते हैं। लगती है ना स्ट्राइक, बस की स्ट्राइक हो गई तो क्या होता है, बस चलना, कोई काम फंक्शन हो रहा था वो रुक गया। एग्जैक्टली कोई ऑफिस में, कोई इंडस्ट्री में अगर वर्कर्स जो है स्ट्राइक करते तो क्या करते, काम छोड़ देते हैं। तो एग्जैक्ट यही मीनिंग होगा, टू गो ऑन स्ट्राइक। समटाइम्स अगर मीनिंग नहीं मालूम होगा तो लॉजिक लगा के करने की कोशिश करेंगे आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पास्ट टेंस ऑफ रिवाइंड इज, ठीक है, रिवाइंड का पास्ट टेंस होता क्या है। पहले तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस में हम लोग के। पहला ऑप्शन है रिवाइंडेड, देन रिवुंडेड, देन रिवुंड एंड नन ऑफ दिस। चलिए, नन ऑफ दिस जो ऑप्शन है वो तो समझिए ऑप्शन है ही नहीं, तीन में हम लोग तीन ऑप्शन मान के चलते हैं। तो पहला ऑप्शन, अब तीन में हम लोग को देखना है कि है क्या। पहला है रिवाइंडेड, हो सकता है, रिवाइंड से रिवाइंडेड हो सकता है, इसको होल्ड पे रखते हैं। बी ऑप्शन क्या है, रिवुंडेड। सी, विंड वुंड बनेगा, राइट, बनेगा ना, विंड से वुंड हो सकता है, तो रिवुंड भी हो सकता है, लेकिन डबल पास्ट नहीं हो सकता। रिवुंड भी और रिवुंडेड भी, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, नहीं होगा, ये होगा ही नहीं। दो ऑप्शन आपको ऑलरेडी खत्म है, बी और डी, बच रहा है रिवाइंडेड एंड रिवुंड, दोनों की चांसेस है, प्रोबेबली है, इसलिए यहाँ पे मीनिंग का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। मीनिंग का यहाँ पे मालूम होने का ज़रूरत था विंडेड का, कि आखिर मीनिंग होता क्या है, कि हम लोगों को सांस लेने में जब डिफ़िकल्टीज होती है, विंड का मतलब हवा होता है, और विंडेड का मीनिंग होता है कि जब हम लोगों को सफोकेशन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, स्पेशली जब स्टमक में कुछ एक प्रॉब्लम हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, और उसकी वजह से जब तकलीफ होती है, वहाँ पे हम लोग विंडेड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो रिविंडेड है ना, वो हो सकता है, रिविंड से रिविंडेड नहीं बना, विंडेड इज ऑलरेडी एक टर्म है। विंडेड जो है वो विंड का पास्ट नहीं है, विंड इज मीन्स हवा, तो विंड का पास्ट जो है वो विंडेड नहीं है। विंडेड अपने आप में एक वर्ड है जिसका मीनिंग मैंने अभी बताया आप लोगों को, तो रिविंडेड कोई टर्म्स नहीं है, तो द राइट टर्म इज रिवाइंड का होता है रिवुंड, ठीक है, सॉरी, राइट ऑप्शन इज रिवुंड, ऑप्शन सी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देख पहुंचते हैं। 6 में क्वेश्चन क्या है, अभी तक ऊपर से 4 क्वेश्चन हम लोगों ने फ्रेजल वर्ब के किया, फिर हम लोगों ने पास्ट टेंस यानी कि टेंस का भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन वर्ब। नाउ अब हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, सरप्राइज में बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग इंटरजेक्शन। सरप्राइज में बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग इंटरजेक्शन, दो चीज़ मालूम होना इसमें बहुत ज़रूरी है, इंटरजेक्शन क्या होता है, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग जो है, अगर इंटरजेक्शन मालूम होगा तो सरप्राइज को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। सपोज इंटरजेक्शन नहीं अगर मालूम है, सपोज अगर यू डोंट नो के इंटरजेक्शन क्या होता है, देन सरप्राइज है, और ये सारे वर्ड्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो आप लोग इससे भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटरजेक्शन इज व्हाट, अचानक से हम लोगों को कोई एक्सप्रेशन, कोई सिचुएशन, कोई बात अगर हम लोग सुन रहे हैं और सडनली हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, एक होता है फेशियल एक्सप्रेशन और दूसरा होता है वर्ड से। तो जो ये वर्ड एक्सप्रेशन है, ये हम लोगों के मुंह से सडन कोई एक वर्ड निकलता है, तो वो हो जाता है हम लोग का इंटरजेक्शन। तो यहाँ पे वर्ड दिया गया है आप लोगों को सरप्राइज, राइट। तो ये सरप्राइज जो है, ये 4 ऑप्शन जो यहाँ दिया है, इसमें से किस में आएगा। फर्स्ट इज हुश,
the second one is alas, the C is option is ha, and the D is bravo. स्टार्टिंग विथ डी, ओके। ब्रेवो सबको मालूम है, ब्रेवो किसके लिए हम लोग यूज करते हैं? ब्रेवरी के लिए। जब कोई अच्छा काम करता है तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ब्रेवो। वहां पे मुंह से अचानक से निकलता है। एंड द ऑप्शन सी इज हा। हा ही एक ऐसा वर्ड है जो सरप्राइज है, अचानक से आपके सामने कोई चीज आ जा रही है जिससे आप खुश हो जा रहे हैं। सरप्राइज इज खुश, और जो कोई चीज सरप्राइज ना हो और वो अचानक से सामने आ जाए उसको शॉक बोलते हैं। तो यहाँ पे सरप्राइज है, सरप्राइज ऑलवेज क्या करते हैं? खुशी देता है। तो ये सरप्राइज के सेक्शन में हम लोगों का निकलता है हा, राइट। तो ये राइट ऑप्शन इज हा। पर यहाँ पे दो और ऑप्शन बचा, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अलास सैडनेस के लिए, बचपन में भी हम लोग पढ़ते हैं, इंटरजेक्शन के लिए अलास जो है वो दिया ही जाता है। सैडनेस के लिए कोई ग्रीफ है, कुछ ऐसी वर्ड हम लोग सुन लेते हैं तो हम लोग वहां पे क्या लगाते हैं? अलास। व्हाट अबाउट हुश? हुश ऐसा लगता है कि किसी को भगा रहे हैं, बट नहीं, एक्चुअली जो होता है हुश इज द इंटरजेक्शन वर्ड फॉर द वर्ड साइलेंस, शांति के लिए। अगर हम लोगों को किसी को खामोश रहना है, चुप कराना है, द वे वी वांट टू से, तो वहां पे वर्ड यूज करते हैं हम लोग हुश, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। द वर्ड प्राइड इज ऑल्सो यूज टू बी डिस्क्राइब्ड अ ग्रुप ऑफ। मीनिंग क्या है कि जो टर्म्स प्राइड है, यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके, लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट एंड हाइनेस, ये चारों जो है सिंबल, इसमें से कौन सा जो एनिमल है प्राइड को सिंबलाइज करता है? द वर्ड प्राइड इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ। एक्चुअली मीनिंग यही बताने मांग रहा है कि ये चारों में से कौन जो है प्राइड को सिंबलाइज करता है। ठीक है, किसकी सिंबल है प्राइड? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो क्या है? लायंस है, टाइगर है एंड एलिफेंट है, हाइनेस है। आई थिंक सबको मालूम होगा कि प्राइड जो है वो लायंस के लिए है, लेकिन क्या ये तीनों कुछ और सिंबलाइज करते हैं? तीनों, ये तीनों एनिमल जो है कुछ ना कुछ सिंबलाइज करते हैं, लेकिन प्राइड जो है वो लायंस के लिए है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाता है? लायंस। टाइगर्स जो होता है, आप लोग नोट डाउन करके रखिए, टाइगर्स जो होता है वो ब्रेवरी के लिए होता है, और एलिफेंट्स जो होता है वो हम लोगों का क्या चीज के लिए होता है? ओके, एलिफेंट्स को मैं छोड़ती हूँ, आप लोग ना कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना कि एलिफेंट्स जो होता है वो किसके लिए होता है। थोड़ी सी हिंट्स दे देती हूँ मैं कि एलिफेंट का यूज मोस्टली कहाँ पे किया जाता है, वो चीज़ को ध्यान पे रख करके ना आप लोग मुझे इसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करना कि एलिफेंट का यूज हम लोग क्या सिंबलाइज करता है, एलिफेंट जो है किसको सिंबलाइज करता है। हाइनेस, हाइना जो है वो क्या होता है? हाइना ना पहले निगेटिव टर्म के लिए यूज किया जाता है बहुत साल पहले, लेकिन अभी जो है हाइनस को अच्छी चीजों के लिए माना जाता है। फॉर दिस स्लाइनेस, स्लाइनेस इन द सेंस व्हाट, कि वो किसी भी गंदे सिचुएशन में हो बट वो चालाकी से क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा। रिसोर्सफुलनेस, इस चीज के लिए हाइना को सिंबलाइज किया जाता है, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। सो हम कमेंट बॉक्स में देखते हैं कि एलिफेंट्स जो है क्या चीज को सिंबलाइज करता है, आप लोग कमेंट करना। फाइन, आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ही सेज ही हैज इन्वेंटेड अ टाइम मशीन विच इज क्लियरली अ लोड ऑफ कोबलर्स। यानी कि हम लोगों को यहाँ पे देखिए जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टर्म्स दिया गया है, अ लोड ऑफ कोबलर्स, उसी की मीनिंग निकालनी है। ये इडियम्स है, ठीक है। अलग अलग तरह के क्वेश्चन है ना, इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है WBCS में आते हैं, तो काइंडली आप लोग ये सब चीज़ भी नोट डाउन करते चलिए कि कितने वैरायटीज़ है क्वेश्चंस में, क्या क्या पार्ट होता है इंग्लिश में आने का। आइए देखते हैं हम लोग इडियम्स। अ लोड ऑफ कोबलर्स, कोबलर्स क्या होता है? 4 ऑप्शन दिया अगेन यहाँ पे, जेन्युइन, ग्रेट, नॉनसेंस, सिग्निफिकेंट। चारों जो है अलग है, मीनिंग बिल्कुल अलग है। जिसको भी इसका मीनिंग मालूम होगा ना वो एकदम बिल्कुल आराम से कर लेगा। चलिए 2 सेकंड का होल्ड कीजिए, आप लोग पॉज कीजिए, एक काम कीजिए, आप लोग पॉज कीजिए वीडियो और पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
कॉबलर्स का वैसे तो मीनिंग आप लोगों को सबको पता है कि कॉबलर्स का मीनिंग होता क्या है। जो हम लोगों का जूता बनाता है, जो फटे वगैरह जो जूते होते हैं उसकी जो बनाता है, उसी को हम लोग कॉबलर्स बोलते हैं। एक और हिंट दे देती हूँ कि कॉबलर्स जो है, इसी एक्चुअली जो कॉबलर्स वर्ड है ना, या लोड ऑफ कॉबलर्स की जरूरत नहीं है। सिर्फ कॉबलर्स का मीनिंग जो अगर किसी को मालूम होगा ना, वो ये वाला चारों में से कोई भी एक ऑप्शन दे लेगा। कॉबलर्स का मीनिंग तो मालूम है कि कॉबलर्स बोलते किसको हैं, बट समटाइम्स किसी टर्म को हम लोग निगेटिवली यूज करते हैं। ब्रिटिशर्स जो थे वो कॉबलर्स को एज अ स्लैंग यूज करते थे। किस चीज़ के लिए? ऐसे चीज़ों के लिए जो एकदम पसंदीदा ना हो, बेकार सी हो, उस चीज़ के लिए कॉबलर्स को बोलते थे। किसी इंसान को अगर कॉबलर्स बोल रहे हैं, मीन्स वो फ्रस्ट्रेट है उससे, किसी कोई प्रॉब्लम से, कुछ किसी सामान को अगर वो बोल रहे हैं, कोई सिचुएशन पे अगर वो कॉबलर्स का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, देन डेफिनेटली वहाँ पे निगेटिव टर्म्स आता है। तो यहाँ पे जो जेन्युइन है, देखिए जो ए है जेन्युइन, ये तो निगेटिव टर्म्स लग ही नहीं रहा है। तो आराम से ये क्या करेंगे हम लोग, रॉन्ग कर देंगे, नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन इज ग्रेट। ग्रेट भी हम लोगों का क्या है, पॉजिटिव टर्म लग रहा है, निगेटिव नहीं लग रहा है, इसलिए हम लोगों ग्रेट को भी हटा देंगे। बच रहा है हम लोग का नॉनसेंस एंड सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट भी क्या है, एक पॉजिटिव है, निगेटिव टर्म्स नहीं है। तो यानी कि सिर्फ हम लोगों का क्या रह गया है, नॉनसेंस। टर्म से ही निगेटिव साउंड आ रहा है, नॉनसेंस। कोई बेकार चीज़ को हम लोग देखते के बोलते हैं ना, कोई सिचुएशन अगर बेकार हो जाता है तो बोलते हैं नॉनसेंस। इसलिए कॉबलर्स वर्ड का मीनिंग ही होता है नॉनसेंस, सॉरी। तो ये हम लोगों का क्या है, राइट ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द एक्सप्रेशन टू टेक स्टॉक ऑफ मीन्स। हम्म अगेन ये क्या है हम लोगों का, इडियम सी है। टेक स्टॉक ऑफ, यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है। टू क्वेश्चन, टू आर्ग्यू, टू सर्वे, टू मैनिपुलेट। मीनिंग क्या है, किसी से क्वेश्चन करना, किसी से बहस करना, किसी चीज़ की सर्वे करना, मीन्स जानकारी निकालना, मालूम करना किसी चीज़ के बारे में, किसी इवेल्युएट करना, ये सारी चीज़ें सर्वे में आ जाती है। मैनिपुलेट करना, कोई सिचुएशन है उसको गोल गोल घुमा करके कोई और बात कर देना, दैट इज टू मैनिपुलेट। ठीक है, अब ना देखते हैं कि टू स्टॉक ऑफ, एक्चुअली राइट ओनली द वर्ड इज टेक स्टॉक इनफ, जिससे हम लोग मीनिंग निकाल सकते हैं। टू टेक स्टॉक ऑफ, टेक स्टॉक का मीनिंग भी यही होता है कि किसी चीज़ की हम लोग लंबे समय तक उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, टू एवेल्युएट करने के लिए, किसी चीज़ को मालूम करने के लिए कि आखिर इसमें है क्या। तो यहाँ पे ना क्वेश्चन से ये समझ आ रहा है, ना आर्ग्यू वर्ड आ रहा है, सिर्फ सर्वे का ऑप्शन बच रहा है। मैनिपुलेट तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसलिए मैनिपुलेट को बिल्कुल काट देते हैं। आर्ग्यू भी नहीं आ रहा है, इसलिए आर्ग्यू को भी काट देते हैं। हाँ, क्वेश्चंस और सर्वे में थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो सकती है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक अगर हम लोग किसी लंबे समय तक किसी चीज़ को कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन राइज होगा, लेकिन नहीं। सर्वे क्या है कि काफ़ी लंबे टाइम तक उस चीज़ की हम लोग जानकारी ले रहे हैं, लेने के बाद फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाता है टू सर्वे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, टू टेक अप गॉन्टलेट मीन्स। टू टेक अप गॉन्टलेट मीन्स, टेकअप जो है ना, ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। इसके मीनिंग अगर जिसको मालूम रहेगा ना, वो ये ऑप्शन आराम से कर लेगा। पॉज कर लीजिए आप लोग, पॉज करके क्या कीजिए कि कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का। टेकअप का मीनिंग अगर जिसको मालूम है वो भी कीजिए, और जिसको टेकअप का मीनिंग नहीं मालूम है वो भी कोशिश कीजिए। टेकअप गॉन्टलेट है, लेकिन मैंने आप लोगों को हिंट्स दे दिया है कि एक्चुअली जो है हम लोग का आंसर टेकअप में ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा, करके ट्राई कर लिया होगा। अब आंसर चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज टू एक्सेप्ट द चैलेंज, द सेकंड वन इज टू रिफ्यूज, देन टू अप्रिशिएट, टू मूव। चारों ऑप्शन अपने आप में अलग है, कोई सिमिलर नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब सिमिलर होती है, मीनिंग एक दूसरे से सिमिलर साउंड करेगी, तब थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन यहाँ पे चारों अलग है। टेकअप का मतलब ही हो जाता है टू एक्सेप्ट द चैलेंज। ठीक है, टेकअप का मतलब ही होता है एक्सेप्ट दी चैलेंज, एक्सेप्ट करना चैलेंज को,
टेकअप का मीनिंग हो जाता है। लेकिन गॉन्टलेट का मीनिंग भी हम लोग जानेंगे कि ये वर्ड अगर आया है फ्रेज में तो जान लेंगे इसका मीनिंग भी होता क्या है। आइए पहले तुम लोग राइट ऑप्शन में टिक कर देते हैं। टेकअप राइट। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना। अप्रिशिएट करना किसी को अच्छा बोलना, किसी कोई कुछ अच्छा काम किया है उसको शाबाशी देना, तो टू अप्रिशिएट होता है। टू मूव हटाना कहीं से, तो ये किस टेकअप में नहीं आता है। नाउ द मीनिंग विल सी के गॉन्टलेट का मीनिंग क्या होता है। गॉन्टलेट जो है वो बोलते हैं वॉर वगैरह में जब हम लोग जाते हैं ना तो एक हैंड ग्लव्स होता है। हैंड ग्लव्स कोई भी नहीं, जो वॉर में होता है। क्या डिफरेंस होता है, वॉर के जो हैंड ग्लव्स होते हैं ना, आप लोग अब देखना वो क्या होता है, रिस्ट तक, इस पोर्शन तक जो होता है वो क्या होता है, हम लोगों का फिटिंग रहता है। एंड दिस पोर्शन जो इसके बाद वाला जो हिस्सा होता है ना वो लूज रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं गॉन्टलेट। ग्लव्स है लेकिन वो गॉन्टलेट कहलाएगा। वाई? क्योंकि वो वॉर वगैरह में यूज किया जाता है। काइंड ऑफ वैरायटी होता है, टाइप का वो ग्लव्स होता है कि यहाँ तक पूरा फिटिंग तो रहेगा ही, क्योंकि ग्लव्स है, हम लोगों के ग्लव्स मोस्टली क्या पूरी फिटिंग होती है, लेकिन वो क्या होगा यहाँ तक फिटिंग रहेगा और ये पोर्शन जो रहता है, ये पोर्शन आपका क्या रहेगा, लूज रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं गॉन्टलेट। ठीक है, तो गॉन्टलेट हम लोग पहनते क्यों हैं, वॉर के लिए, टू एक्सेप्ट दी चैलेंज कि हाँ चलो अब लड़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द राइट वर्ड फॉर लव वन सेल्फ। अपने से प्यार करना, अपने से प्यार करने के लिए भी एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे तक हम लोग कर रहे थे, फ्रेजल वर्ब भी चल रहा है और अब हम लोग पहुँच गए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। एक ऑप्शन आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स एक पूरी मीनिंग रहेगी और उसमें आपको दे दिया जाएगा उससे एक वर्ड निकालना, या फिर वो वर्ड दिया रहेगा और आपको मीनिंग बताने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे खुद से प्यार करना, कौन खुद से प्यार करता है, जो खुद से प्यार करता है वो आराम से इसका मीनिंग दे सकता है। पहले ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज हिडोनिज्म। फर्स्ट ऑप्शन इज हिडोनिज्म। then the second option is masochism. Masochism, sorry. The second option is masochism and the third option is narcissism. The D is sadism. you know सब वन सेल्फ से ही रिगार्डिंग है ये सारे वर्ड। यहीं पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, इसी तरीके के वर्ड्स अक्सर दिए जाते हैं एग्जाम में कि थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो। ये जो सारे के सारे वर्ड है ना सब वन सेल्फ से है और कहीं ना कहीं लव के रिगार्डिंग है, लेकिन कैसे है वो अभी मैं डिस्कस करती चलूंगी। हिडोनिज्म क्या होता है, जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका हिडोनिज्म, ये क्या होता है, ये आपका होता है ना सेल्फ इंडल्जेंस। ये टर्म सुना है आप लोगों ने कहीं, सेल्फ इंडल्जेंस। सेल्फ इंडल्जेंस इज कि किसी चीज के पीछे डिजायर है और उससे मोहब्बत करना, सपोज दैट, और उसके लिए ही भागना। सपोज दैट कि पूरी काम पड़ी हुई है लेकिन आपको अपनी नींद से बड़ी मोहब्बत है, तो सारे काम को छोड़ करके आप क्या करेंगे, सोएंगे। दैट इज हिडोनिज्म। इसी को बोला जाता है सेल्फ इंडल्जेंस। मीन्स जिस चीज़ के पीछे डिज़ायर है, एकदम ख्वाहिश है, पागल है, उसके पीछे प्लेजर जिसमें मिलता है, जिस चीज़ में प्लेजर मिलता है, किसी को नींद में मिलता है, किसी को खाने में मिलता है, तो जिसको जिस चीज़ में प्लेजर मिलता है वो उस चीज़ के पीछे क्या होता है, सेल्फ इंडल्ज हो जाता है। उसी चीज़ के लिए टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं हिडोनिज्म। ठीक है, उसी चीज़ के लिए हम लोग टर्म्स यूज़ करते हैं हिडोनिज्म। देन व्हाट अबाउट मैसोकिज्म, मैसोकिज्म। तो फिर मैसोकिज्म क्या होता है, सुन करके बहुत हैरत हो गया आप लोगों को, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं तभी ना वर्ड्स बने हैं। खुद की जो पेन होती है ना, तकलीफ, उस पेन में जिसको एंजॉयमेंट होती है, जो उस पेन को एंजॉय करता है, दे आर कॉल्ड मैसोकिज्म। ठीक है, एंजॉयमेंट को जो, जिसको एंजॉयमेंट मिल रही है किस में, किसी तरीके से के भी पेन में, किसी तरीके की भी तकलीफ में जो उसको खुद को हो रही है। टर्म्स याद रखिए, जो खुद की वन सेल्फ की ओन्स की, जिसके खुद को खुद की तकलीफ से एंजॉयमेंट हो रही है, प्लेजर मिल रही है, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं मैसोकिज्म। यानी कि हिडोनिज्म लव वन सेल्फ है, कहीं ना कहीं खुद से प्यार है, लेकिन
खुद की पर्टिकुलर डिजायर या फिर प्लेजर है, खुद से प्यार नहीं है। क्या किस चीज की है? डिजायर की या फिर प्लेजर की, उससे बहुत मोहब्बत है, उससे लव है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं हिडोनिज्म। मैसोकिज्म में भी लव है खुद से, लेकिन किससे? खुद की पेन से। लेकिन हम लोग यहाँ पे टर्म्स क्या यूज है? लव ऑफ वन सेल्फ। नाउ द सेकंड थर्ड ऑप्शन इज नार्सिज्म। डायरेक्ट है, दैट इज लव फॉर वन सेल्फ। नार्सिज्म वर्ड ही हम लोग यूज करते हैं, खुद से जारा लव करे उसी को हम लोग बोलते हैं नार्सिज्म, नार्सिस्ट। दे आर कॉल्ड नार्सिस्ट, जो खुद से प्यार करते हैं, नार्सिज्म यही होता है। देन व्हाट अबाउट सैडिज्म? सैडिज्म काके बोले? सैडिज्म वो होता है, जस्ट अभी हम लोग मैसोकिज्म किए ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट सैडिज्म, अ लिटिल बिट ऑपोजिट। हाउ? सैडिज्म होता है कि पेन में एंजॉयमेंट होता है, लेकिन अपने का नहीं, दूसरे का। दूसरों को पेन में देख करके व्हेन डू एंजॉय, दैट इज कॉल्ड सैडिज्म। यहाँ पे सब में लव है समवेयर, लेकिन सब लव की क्या है? अलग अलग बात है। तो हम लोगों का राइट ऑप्शन क्या होता है? नार्सिज्म। आप लोगों को एक साथ 4 वर्ड सीखने को मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द वर्ड नेक्रोफिलिया मीन्स। फर्स्ट ना, ये जो फील वर्ड है ना, फील का मीनिंग ही लव होता है, ये आप लोग याद रखना। फील का मतलब ही होता है लव। कहीं पे भी ये फील वर्ड दिखेगा ना, तो आप लोग पहले से लव समझना। अगर बीच का ऑप्शन में कहीं हेट होगा भी ना, तो उसको साइड कर देना आप लोग, क्योंकि फील का मतलब ही, जो फील जो है ना, ये रूट वर्ड है एक्चुअली। ये फील जो है, ये क्या है? रूट वर्ड है। किसका रूट वर्ड है ये? इसका मीनिंग होता है लव। चलिए आइए अब ऑप्शंस देखते हैं। तो ये नेक्रोफिलिया किस चीज से मोहब्बत का नाम है? देखिए, लव फॉर इंसेक्ट्स। अगर किसी कीड़ों से किसी को प्यार होता है, होता होगा किसी ना किसी को, तो किसी इंसेक्ट से मोहब्बत होती होगी। लव फॉर बर्ड्स, कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज। हाँ, बर्ड से तो बहुत लोग होंगे। कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज की जो कल्टीवेशन होती है। देन द डी इज फैसिनेशन विथ डेड बॉडीज। Here the term is used fascination, right? Fascination क्या होता है? ये भी ना a kind of pleasure टर्म्स आता है, कि किसी चीज से प्लेजर होता है, फैसिनेट होता है। तो ये किससे हो रही है? डेड बॉडीज से। हो सकता है क्या किसी को इंटरेस्ट, डिजायर किसी डेड बॉडी से? यस, दुनिया में होते हैं ऐसे लोग कि डेड बॉडी से किसी को लगाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, दैट लेवल ऑफ लव। तो क्या होता है नेक्रोफिलिया के मीनिंग ये चारों ऑप्शन में? लव फॉर इंसेक्ट्स नहीं, लव फॉर बर्ड्स बिल्कुल नहीं, कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज नो। द राइट आंसर इज फैसिनेशन विथ डेड बॉडीज। फाइन। तो लव फॉर इंसेक्ट्स के में वन वर्ड क्या आएगा वो भी हम लोग जान लेते हैं। लव फॉर बर्ड्स का भी क्या आएगा वो भी हम लोग थोड़ी बहुत जान लेते हैं। लव फॉर इंसेक्ट्स के लिए होता है आपका एंटोमोफाइल। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप लोग देख लेना, ठीक है। ENTOMOPHILE, okay, entomophile. Then the another option is love for birds. तो birds के लिए क्या होता है, यहाँ पे मैं वो भी लिख देती हूँ, ऑर्निथोफाइल, ORNITHOPHILE। फाइन, ऑर्निथोफाइल। तो हम लोग का राइट ऑप्शन क्या होगा? फैसिनेशन विथ डेड बॉडीज। थर्ड ऑप्शन ये बिल्कुल भी लव से कहीं मैच नहीं कर रहा है, तो इसको तो हम लोग ऐसे ही रॉन्ग कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एन इलनेस दैट इज लाइक टू बी फेटल। एन इलनेस दैट इज लाइक टू बी फेटल, मौत हो जाए, एक ऐसी चीज जो मौत का रीजन बने। सीरियस नो, सिंपल एकदम डायरेक्ट आंसर है ये वाला, मॉर्टल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। माई आंट थ्रू द पेंटिंग ब्लैंक द वॉल। ऑप्शन में क्या दिख रहा है सारे के सारे हम लोगों को? प्रेप दिख रहे हैं, प्रेपोजिशन। तो यानी कि यहाँ पे प्रेपोजिशन चाहिए। वीडियो पॉज करिए, पॉज करके आप लोग ट्राई कीजिए, एटा करो आप ना देर, आप लोग करिए इसको, ठीक है।
ओ एफ ऑफ, एक्चुअली ना ये जो थ्रू वर्ड है ना, ये थ्रू हम लोगों का क्या है, वर्ब है। ये थ्रू के साथ ही हम लोगों को क्या लगाना है, प्रेप लगाना है। ऐसे ही हम लोग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों के थ्रू जो वर्ड है वो थ्रो का पास्ट है, थ्रू, उसी के साथ हम लोगों को क्या करना है, लगाना है प्रेपोजिशन, ताकि वो हम लोगों का क्या बन जाएगा, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, अब तक उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। मीनिंग मालूम होना चाहिए, डायरेक्ट डायरेक्ट मीनिंग अगर मालूम होगा ना, इसके संग आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर लीजिएगा। जिस तरीके से मैंने ऊपर में बताया था ना, कास्ट का होता है, गिव का होता है, कम का होता है, ये सारे के संग फ्रेजल होते हैं। ठीक उसी तरीके से थ्रो का भी होता है। थ्रो ऑफ का मीनिंग क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि एक एक करके मीनिंग देखेंगे कि क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। थ्रो ऑफ का मीनिंग क्या होता है, थ्रो ऑफ का मीनिंग होता है कि अपने आप को किसी चीज से अलग कर देना। टू रीड ऑफ, टू रीड वन सेल्फ ऑफ समथिंग, किसी चीज से अपने आप को हटा लेना, मीन्स बहुत ज्यादा परेशान हो गया उस चीज से, अब उस चीज से क्या कर रहे हैं, रीड ऑफ कर रहे हैं। थ्रो ऑफ का मीनिंग होता है। थ्रो ऑफ या फिर थ्रू ऑफ का, ये इस ऑफ के साथ फ्रेजल वर्ब नहीं होता है, तो यहाँ पे ये हम लोगों का ऑप्शन क्या होगा, ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाता है, ये ऑप्शन निकल गया। फिर आता है थ्रो अगेंस्ट। हाँ, थ्रो अगेंस्ट होता है मीनिंग कि नहीं होता है, होता है, बिल्कुल होता है। थ्रो अगेंस्ट का जो मीनिंग होता है, इसकी का मीनिंग को अगर मालूम होगा तो डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग ऑप्शन मार दीजिएगा। इसका मीनिंग होता है कि किसी चीज को रखना या फिर हटाना सडनली। थ्रो अगेंस्ट का मीनिंग होता है किसी चीज को रखना, ये हटाना अचानक से, या फिर केयरलेसली, मीन्स ध्यान नहीं दिया, बस ऐसे हटा दिया, साइड में रखा हुआ है ना, कप रखा हुआ, हम लोगों ने हाथ से ऐसे किया, वो क्या हो गया, गिर गया, तो केयरलेसली हट गया वो। फिर एक और होता है वायलेंटली, मीन्स हाथ में, थ्रो का मतलब ही तो होता है किसी चीज को फेंकना, अब यहाँ पे अगेंस्ट लग जाता है, तो इसका मतलब वो फेंकने का मतलब डायरेक्ट वाला फेंकना नहीं, यहाँ पे क्या होता है, वायलेंटली हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी चीज को फेंक रहे हैं। तो यही यहाँ पे जो टर्म्स है, एंड थ्रू द पेंटिंग द वॉल, तो वॉल पे पेंटिंग क्या होगी, पड़ी होगी, और उसको जो है वो केयरलेसली हट गया होगा, या फिर आहिस्ता से अचानक से किसी वजह से वो गिर के हट गया होगा, बट यहाँ पे अंट वर्ड यूज हुआ है ना, तो या तो केयरलेसली वो गिरा होगा या फिर वायलेंटली हुआ होगा, तो हम लोग का राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, अगेंस्ट। इनके साथ भी देखेंगे हम लोग कि इनकी मीनिंग भी क्या होती है। थ्रो इन का मतलब होता है, थ्रो इन का मतलब ना, जब हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं और उस सामान के साथ हम लोगों को फ्री में कोई चीज़ जब मिल जाता है ना, तो वो होता है थ्रो इन, वहीं पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग थ्रो इन का। थ्रो इन का एक्चुअली मीनिंग होता है एड ऑन। आप लोगों ने ये टर्म्स देखा होगा, एड ऑन टर्म्स आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। तो एड ऑन होता है, एड ऑन का टर्म्स हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं और हम लोग को फ्री में जो मिल जाती है, उसी में हम लोग यूज़ करते हैं एड ऑन का। ठीक है ना, এবার আমরা দেখব কোয়েশ্চেন নাম্বার 15। কোয়েশ্চেন নাম্বার 15 কি আছে, এখানেও প্রেপোজিশন আছে, দেখুন, আই গো টু দ্য জিম ব্ল্যাঙ্ক কলেজ। কোয়েশ্চেন নাম্বার ऑप्शन इज बिफोर, देन इन, देन ऑप्शन सी इज एट एंड बाय। ये प्रेपोजिशन मालूम रखने के लिए थोड़ी सी प्रेपोजिशन की पढ़ाई भी करनी होगी, नहीं पढ़ने से प्रेपोजिशन करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोगों की प्रेपोजिशन जो है वो सिर्फ इतने से नहीं है, बहुत सारा है, तो सब प्रेपोजिशन के बारे में थोड़ी बहुत पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आई गो टू द जिम, मैं जो जिम जो हूँ जाता हूँ, तो कहाँ, जिम की, आई गो टू द जिम, ऑलरेडी मैं जिम को जाता हूँ, ब्लैंक कॉलेज, तो इन दी कॉलेज मतलब कॉलेज के अंदर जो जिम है उसी में जाता हूँ, नो, तब वहाँ पे इनसाइड वर्ड यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी इनसाइड नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसी में हम लोग देखेंगे बिफोर कॉलेज, मैं जिम जाता हूँ बिफोर कॉलेज, कॉलेज से पहले। হ্যাঁ, এখানে লাগছে একটু 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 হতে পারে, হোল্ড করতে हैं इसको। এবার আমরা দেখব क्वेश्चन नंबर बी, इन। ठीक है, इन इन হবে না, अगर होने से क्या होता, अगर कॉलेज के अंदर होगा तो इनसाइड वर्ड की यूज होता है, लेकिन इन नहीं होगा। फिर आते हैं एट, एट कॉलेज नहीं, एट कॉलेज तो बिल्कुल नहीं होगा।
बाय कॉलेज, नो, बाय कॉलेज भी नहीं होगा। तो ओनली क्या लेफ्ट रहा, बिफोर, ऑप्शन बिफोर ही होगा। फाइन। এবার চলুন क्वेश्चन नंबर 16 क्या আছে, हिज मदर केप्ट हिज क्लोथ्स ब्लैंक द कपबोर्ड। फिर से मिल गया अपना प्रेप, इन, इनटू, अंडर, ओवर, एक ही जैसा है, इन भी है, अंडर भी है, इनटू भी है, और ओवर, ओवर थोड़ा अलग है इसलिए इसको छोड़ते हैं, बाकी में कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम लोग। देखते हैं, हिज मदर केप्ट हिज क्लॉथ्स ब्लैंक द कपबोर्ड। पहले तो पता कर लेते हैं कि मीनिंग क्या है, कि कपड़े को जो है कपबोर्ड, जो कपबोर्ड आप लोग बोलते हैं, कबर्ड बोलते हैं, उसको में जो रखते हैं, तो कहाँ रखते हैं, अंदर ही ना रखते हैं। तो अंदर में दो ही चीज आ रहा है, एक इन आ रहा है, एक अंडर आ रहा है, नहीं इनटू भी आता है मैम। तो देखते हैं, तो फिर ओवर को पहले हटाते हैं, कि पीछे तो नहीं रखेंगे, कपड़े को उसके अंदर ही डाला जाता है ना, तो पहले हम लोग ओवर को एलिमिनेट करेंगे। फिर बच रहा है इन और इनटू एंड अंडर। इनटू जो होता है ना वो एक्शन है, यहाँ पे केप्ट इस्तेमाल हुआ है, मीन्स वो काम हो चुका है, कंटिन्यूएशन में नहीं है, ये अभी हो नहीं रहा है, कोई चीज़ हो नहीं रहा है, हो चुका है। तो यहाँ पे इनटू को भी हम लोग करते हैं रॉन्ग। फिर बच जाता है अपना इन और अंडर। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि कहाँ पे हम लोग इन लिखते हैं और कहाँ पे अंडर लिखते हैं। सी, इन जो होता है ना वो एक्चुअली कबर्ड है, सपोज ये कबर्ड है, तो ये कबर्ड के अंदर जब डालेंगे उसके अंदर, तो वो हो जाएगा वहाँ पे इन। लेकिन सपोज ये कबर्ड है और कबर्ड के नीचे में है अगर, तो वो हो जाता है आपका अंडर। सपोज एक टेबल है, टेबल के नीचे की पोजीशन खाली होती है, कोई कैट जो है उसके नीचे बैठी हुई है, तो वो इन दी टेबल नहीं होगा, वो अंदर दी टेबल होगा वहाँ पे। लेकिन कपड़े जो है कबर्ड के नीचे नहीं रखे जाते, उसके अंदर डाले जाते, दोनों का मीनिंग अंदर है, लेकिन यहाँ पे इन इस्तेमाल होगा क्योंकि अंदर में रखा है, कबर्ड के नीचे नहीं है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया, नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगी आप लोगों को फिर से समझाने का। नेक्स्ट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17, द करेक्ट एंटोनीम ऑफ द वर्ड, क्या वर्ड है, प्रोनाउंस करें पहले आप लोग उसको, एक सेकंड पॉज करके, पॉज कीजिए उसको, पॉज करके वो वर्ड को प्रोनाउंस कीजिए कि वो है क्या। एग्जाम्स में आए हुए वर्ड से ही है, इसको बोल पढ़ते हैं हम लोग लेचरस, ठीक है। इसकी हम लोगों को क्या देखना है, अक्सर बच्चे जो है ये नोट नहीं करते हैं और बस मीनिंग मालूम होती है तो मीनिंग को लिख देते हैं। एंटोनिम्स पहले तो उसी को अंडरलाइन कर लीजिए कि भैया मीनिंग नहीं लिखना है, जो मीनिंग है उसकी अपोजिट लिखना है। हाँ, एंटोनिम सिनोनिम्स में अक्सर मीनिंग बहुत एक जैसे देते हैं, तो यहीं पे थोड़ा ध्यान रखना है। द फर्स्ट इज पैशनेट, देन डर्टी, नेस्टी, चेस्ट। डर्टी नेस्टी साउंड थोड़ा थोड़ा सेम सेम है, फिर आता है पैशनेट, फिर आता है चेस्ट। तो इसका मीनिंग मालूम होना चाहिए। एंटोनिम्स लिखने के लिए हम लोगों को पहले क्या मालूम होना चाहिए, कि मीनिंग मालूम होना चाहिए। लेचरस का माने होता है ना लस्टफुल, ठीक है। लस्टफुल हम लोगों को लिखना है इसके ऑपोजिट। पैशनेट कैसे लस्टफुल का ऑपोजिट होगा, चांस नहीं है, तो इसीलिए हम लोग पैशनेट को करते हैं रॉन्ग। डर्टी, कोई चीज़ डर्टी गंदा है, लस्टफुल की ऑपोजिट डर्टी तो नहीं हो सकता, इसलिए रॉन्ग। देन नेस्टी, ये भी नहीं है, बच क्या रहा है, चेस्ट, है ना, तो यही हम लोगों का क्या होगा, ऑपोजिट होगा। ये हम लोगों का राइट ऑप्शन है। ओके, मैरिज पेशेंस एंड सेरेनिटी won the admiration of all who saw her। एंटोनीम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड याद रखना है, क्या लिखना है हम लोगों को, एंटोनिम्स लिखना है। पेशेंस के मतलब ने सबको मालूम ना, शांति से रहना, पेशेंस मतलब काम रहना, सेरेनिटी के मीनिंग भी वही है, ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है, ठीक है।
तो अब जब पेशेंस के मायने मालूम हो गया है, सेरेनिटी के मायने मीनिंग मालूम हो गया है, तो ऑप्शन से निकालना हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। हम लोग को निकालना क्या है, एंटोनिम्स, ऑपोजिट निकालना है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एजिटेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, साइलेंस ऑफ द चिल्ड्रन वॉज, चूज द एंटोनिम्स। फिर से क्या आ रहा है, एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट लिखना है। साइलेंस, साइलेंस ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बच्चों का जो शांति है वो उसका ऑपोजिट क्या होगा, तो बच्चों का नहीं, एक्चुअली टर्म साइलेंस है, उसकी जो शांति है उसके बारे में हम लोगों को लिखना, उसके ऑपोजिट लिखना है। सबको मालूम होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर है कैकोफोनी, टू मच नॉइज, है ना, बहुत ज़्यादा साउंड होना है, जो इरिटेटिंग साउंड है, दैट इज कैकोफोनी, साइलेंस का ऑपोजिट। एंटोनिम्स भी आ रहा है तो सिनोनिम्स भी आएगा। आ गया है क्वेश्चन नंबर 20 में, फाइंड द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ऑफिशियस। ऑफिशियस का सिनोनिम्स मीन्स सिमिलर मीनिंग, एक्चुअली मीन्स मीनिंग क्या होगा उसका, सिनोनिम्स क्या होता है। ऑफिशियल, ऑफिशियस से लग रहा है ना ऑफिशियल होगा, नहीं। सीरियस नहीं। एंटरप्राइजिंग, नो। द राइट आंसर इज सेल्फ इंपॉर्टेंट। खुद को इंपॉर्टेंस देना क्या होता है, एक सेल्फ लव था ना जो ऊपर में हम लोगों ने देखा, यहाँ पे क्या है, खुद को इंपॉर्टेंस देना। सिनोनिम ऑफ द वर्ड बिलीगड, बिलीगड क्या होता है, परेशान होना, मीन्स क्या देखते हैं, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में है, तो डिफिकल्ट सिचुएशन में होना मतलब मुश्किल, कोई परेशानी, हाँ वही, वही पे सीधा यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ट्रबल्ड। समटाइम्स क्या करते हैं ना, परेशान नहीं करते, डायरेक्ट आंसर्स दे देते हैं। बिलीगड का मतलब ही होता है डिफिकल्ट सिचुएशन, परेशानी, तो यहाँ पे ट्रबल्ड। ओके, मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन सिनेमा में भी यूज्ड एज, सभी को मालूम होगा, सबसे इजिएस्ट क्वेश्चन होगा ये मॉक टेस्ट पेपर का। पहला है डांस, देन कुकिंग, थिएटर एंड सिंगिंग। চোখটা বন্ধ করে এই অপশনটা করতে পারে, থিয়েটার। क्वेश्चन नंबर 23, द शिप विथ इट्स क्रू लॉस्ट, ग्रामर। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सेट ऐसे हुए हैं कि पूरे के पूरे पोर्शंस यहाँ पे आ गए हैं, क्या नहीं है, सारे इंग्लिश में जो जो आते हैं सारे हैं। देखिए, द शिप इज विथ इट्स क्रू लॉस्ट, वर गेटिंग लॉस्ट नहीं, पहले एलिमिनेट मेथड करेंगे हम लोग, वर गेटिंग नहीं, नहीं होगा। ओके, स्टार्टिंग विद डी, ठीक है, वॉज बीइंग लॉस्ट, कैसे होगा, द शिप विथ इट्स क्रू वॉज बीइंग लॉस्ट, नो, रॉन्ग, नहीं होगा। वर गेटिंग लॉस्ट नहीं होगा, इंसान अटकेगा बस इसी दो जगह, वॉज और वर में। यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि हम लोगों का सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल लगेगा। ठीक है, यहाँ पे वर वॉज होगा कि वर होगा। शिप विथ इट्स क्रू है ना, शिप विथ इट्स क्रू, क्या लग रहा है, प्लूरल लग रहा है ना, लेकिन ये पूरा सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट जो है हम लोगों का सिर्फ द शिप है। हम लोग वर्ब कैसे पुट करते हैं, सब्जेक्ट देख करके ना, तो हम लोगों का सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सिर्फ द शिप है। तो द शिप के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, ये सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर देखेंगे तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, वॉज में जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो लोग पूरी की पूरी जो शिप विथ इट्स क्रू है उसको वो सब्जेक्ट मान लेते हैं। बच्चे देखिए, ये जो विथ है ना, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, और आने वाले जो पहले होते हैं वो होता है प्रेपोजिशनल सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग चलेंगे। ये हम लोगों का वॉज रहेगा, क्योंकि शिप क्या है हम लोगों का, सिंगुलर है, इसलिए हम लोगों का वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। चलिए এবার আমরা দেখব क्वेश्चन नंबर 24, द ओके, क्वेश्चन नंबर 4 কি আছে, লা গিওকন্ডা মোনালিসা इज ब्लैंक यूनिक वर्क ऑफ आर्ट, ला गियोकॉन्डा मोनालिसा इज ब्लैंक यूनिक वर्क ऑफ आर्ट, क्या है ये, आर्टिकल फिल करना है हम लोगों को,
आर्टिकल भी आते हैं एग्जाम में, जी हाँ आर्टिकल भी आते हैं। क्या होगा? ला गियोकॉन्डा कौन है? मोनालिसा का ही पिक्चर को बोला जाता है ला गियोकॉन्डा। थोड़ी सी हिस्ट्री है इसके पीछे, आप लोग चेक कर सकते हैं। मोनालिसा को तो सब कोई जानता है, ला गियोकॉन्डा कौन है? आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी, थोड़ी सी गूगल करके थोड़ी जानकारी ले लीजिए। ओके, मूविंग टू आर्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक और ऑप्शन में आर्टिकल के अलावा दिस है। दिस क्या होगा? प्रोनाउन है। नाउन के सब्स्टिट्यूट में जो हम लोग यूज करते हैं वो प्रोनाउन होता है, लेकिन यहाँ पे इसके बाद क्या आ रहा है? यूनिक वर्क ऑफ आर्ट। वर्क ऑफ आर्ट इज ऑलरेडी नाउन है और उसके लिए एडजेक्टिव यूनिक का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं होगा, यहाँ पे आर्टिकल ही होगा। नाउन के लिए जो आता है वो आर्टिकल होता है, नाउन के जगह जो आता है, जो सब्स्टिट्यूट होता है वो प्रोनाउन होता है, तो ये तो नहीं होने वाला, तो इसलिए इसको हटा देते हैं पहले ही। फिर आता है सी एन। हाँ यूनिक है ना, यूनिक के साथ एन लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। यू वॉवेल है वॉवेल, लेकिन वॉवेल साउंड तो नहीं कर रहा है ना, ये क्या निकल रहा है? यू निकल रहा है। जब यू से कोई यू का साउंड निकलता है तो उसके साथ कभी भी हम लोग वॉवेल्स एन सॉरी कभी भी हम लोग एन नहीं लिखते हैं। जैसे कि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला भी यू से स्टार्ट है, बट यू साउंड नहीं कर रहा, अ से साउंड हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग एन लगाएंगे। लेकिन उसी जगह पे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स, ये सब क्या साउंड कर रहा है? यू साउंड कर रहा है। तो जब साउंड यू करेगा और यू वॉवेल प्रोनाउंसिएशन नहीं करेगा तो हम लोग उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल एन का यूज नहीं करते हैं। है जब यू का साउंड करेगा, दिस काइंड ऑफ लाइक यू का साउंड करेगा, तब उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज करते हैं। बच जाता है हम लोग के पास दो ऑप्शन, द और अ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मोनालिसा से पहले आता तो द लगेगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे यूनिक वर्क ऑफ आर्ट आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज करेंगे। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 25, वो क्या है? आई वॉज श्योर आई। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या कीजिए, ये जो आई है ना, पहले इसको आप लोग कैपिटल कर दीजिए। ठीक है, आई वॉज श्योर आई ब्लैंक मीट हिम, ये भी ग्रामर का पोर्शन है। यहाँ पे भी हम लोगों का क्या लगेगा? विल लगेगा। आई विल मीट हिम, मैं श्योर था कि मैं उससे मिलूंगा। चलिए, यहाँ पे सॉल्व हो गए हम लोगों के 25 क्वेश्चन। किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, आंसर्स आपको मिल जाएंगे। पहली दूसरी बात यह है कि आप लोग ये वीडियो सिर्फ एक बार देख करके ना छोड़ें, क्योंकि एक बार अगर आप लोग देखिएगा तो ये 25 क्वेश्चंस एक बार में क्लियर नहीं होंगे। एक बार पूरी वीडियो देखने के बाद वापस से फिर से इस वीडियो को देखिए। इस तरीके से करने से क्या होंगे, कम से कम एटलीस्ट कुछ टाइम में आप लोगों का 25 क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में रहेगा। 2 से 3 बार देखिएगा तो आप लोगों को इस आंसर्स जो है बिना ऑप्शंस के लर्न हो जाएंगे। फिर ये क्या होगा, आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। जहाँ कहीं से भी ये क्वेश्चन आएगा आप लोग क्या कर सकेंगे, आराम से इसको सॉल्व कर सकेंगे विदाउट हेजिटेशन, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में क्या होगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। जितनी बार आप लोग सुनिएगा आप लोगों के पूरे क्वेश्चंस क्या होंगे, डायरेक्ट याद हो जाएंगे। ये पूरे मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को आप लोग ऐसे ही कीजिए, बार बार वीडियो देखिए और देख करके उसके सारे आंसर्स को याद कर लीजिए। इनफैक्ट जितने हम लोग अब से मॉक टेस्ट के क्वेश्चन अपडेट करेंगे, अपलोड करेंगे, वो सारे के सारे आप लोग वही करिए, वीडियो बार बार देखिए। नहीं देख पा रहे हैं ना तो कान में हेडफोन लगा करके कम से कम सिर्फ उसको सुन लीजिए। आप लोग सुनते भी रहिएगा ना, उससे क्या होगा, माइंड में आंसर्स जो है डायरेक्ट पुट हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट आंसर्स दे रहे हैं हम लोग, आप लोगों को क्या करेगा, डायरेक्ट आंसर्स मिलेंगे। और बहुत सारे ऑप्शंस जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसकी भी मीनिंग सुनते सुनते क्या हो जाएंगे, आप लोगों को मीनिंग वापस से सुनेंगे आप लोग तो उन चीज़ों की भी मीनिंग आ जाएगी, यानी कि कहीं और भी अगर वो देखेंगे आप लोग तो उसको भी सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग देखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सामने ही एग्जाम्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप लोग लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। कोशिश करें अच्छे से पढ़ाई करने की। हम लोग के चैनल्स में जितने वीडियोज़ आते हैं सबको आप लोग देखा करें, साथ ही साथ आप लोग शेयर भी करें। टेलीग्राम चैनल पे हम लोग के वीडियो आते हैं, वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके बहुत सारे पीडीएफ हम लोग वहाँ शेयर करते हैं, वहाँ पे आप लोग पीडीएफ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट।